So today we are going to start with object-oriented programming in Python. So object-oriented programming में आपके पास बहुत सारी languages हैं जो आती हैं. Like we have C++, we have Python, we have Java. We can also do it in Pascal. So object-oriented programming में आपके पास coding का जो style है वो different हो जाता है. इससे पहले जब आप सी लैंग्वेज करते हो तो आपका कोडिंग स्टाइल जो होता है दैट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल, या फिर हम उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी यूज करते हैं. बट व्हेन यू कम टू ऊप्स थिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो जो सबसे मेन चीज डिफर करती है वो डिफर करती है आपका स्टाइल ऑफ कोडिंग, राइट. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपकी लैंग्वेज में जो स्टाइल ऑफ कोडिंग है वो चेंज हो जाता है. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो कि ऑब्जेक्ट्स के अराउंड काम करती है ना. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब इट्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, सो इट इज वर्किंग अराउंड ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वर्किंग अराउंड ऑब्जेक्ट्स? अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट होता है कोई भी एक चीज जिसको आप डिफाइन कर सकते हो बाय सर्टेन फीचर्स, एंड उसके ऊपर आप कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. सो दैट इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट, राइट. सो एन ऑब्जेक्ट इज something which can be defined by, or you can say an object is a real time entity जिसको आप कुछ फीचर्स और कुछ फंक्शंस के थ्रू डिफाइन कर सकते हो. सो एन ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंटिटी which can be defined by certain features and operations to be performed on those features, right? So an object is real-time entity which can be defined by certain features and operations to be performed on those features. So that is said to be an object. For example, आपके पास अभी हाथ में एक पेन हो सकता है. सिंस आप पढ़ रहे हो तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास एक नोटबुक हो, या आपके पास आपके हाथ में आपका फोन है या लैपटॉप है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो. सो ये हर चीज, चाहे वो नोटबुक हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो लैपटॉप हो या वो फोन हो, वो एक ऑब्जेक्ट है. आप उसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? लाइक इफ आई हैव अ फोन, फोन का क्या होगा, इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं कि इसका आईओएस कौन सा है, वेदर इट इज, सॉरी आईओएस तो खुद ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि वो एंड्रॉइड फोन है या वो आईओएस है, या फिर वो आपका जो सिम्बेन पहले आता था है ना वो है, या विंडोज फोन है. सो दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम वी आर यूजिंग इन द फोन. सो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया. देन कौन सी कंपनी का फोन है, वेदर इट इज सैमसंग, रेडमी, माइक्रोमैक्स, आईफोन, मतलब वोट एवर, एप्पल, जो भी कंपनी है वो कंपनी हो गई. देन साइज हो गया स्क्रीन का, साइज ऑफ द स्क्रीन. फिर आपके पास मेमोरी हो गई, हार्ड डिस्क की कितनी है, रैम कितनी है, प्रोसेसर कौन से हैं, है ना, स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है, कैमरा कितने पिक्सल का है. ये सब क्या हो गए, ये इसके फीचर्स हो गए जिसके थ्रू आप एक फोन को डिफाइन करते हो, है ना. खरीदने से पहले यही सब देखते हैं ना हम कि किस कौन सी कंपनी का फोन है, उसका साइज क्या है, उसका प्राइस क्या है ना. सो ये सारी चीजें क्या हो गई, फीचर्स, ये फोन के फीचर्स हो गए जो कि उस चीज को डिफाइन कर रहे हैं. सो दीज आर द फीचर्स और द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फोन एंड द ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म. इससे फंक्शंस क्या परफॉर्म हो सकते हैं, हम फोन से कॉल कर सकते हैं, हम फोन को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, हम फोन पे गेम खेल सकते हैं, हम फोन पे मूवी देख सकते हैं, कुछ भी. So whatever operations you can do with that are the functions which we can perform on it. है ना. फोन के तो भाई बहुत ही अनगिनत यूसेजेस हैं, तो गिनते ही जाएंगे, सारा दिन तो फोन पे निकलता है. चलो छोटा ऑब्जेक्ट लेते हैं कोई, फोन तो बहुत ही वास्ट हो गया. बट लेट्स टेक अनदर ऑब्जेक्ट, लेट्स से आई टेक पेन. पेन के क्या है, पेन क्या होता है, पेन इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. पेन होगा कि इंक का कलर क्या है, कलर ऑफ इंक ब्लू है, रेड है, क्या है. देन टाइप ऑफ पेन, वेदर इट्स अ बॉल पेन, इट्स अ जेल पेन, इंक पेन, कौन सा पेन है, ठीक है. कलर ऑफ इंक हो गया, टाइप हो गया, पेन की कॉस्ट भी हो सकती है, पेन कौन सी कंपनी का है वो भी हो सकता है. सो दीज कैन बी द फीचर्स ऑफ अ पेन. ऑपरेशंस क्या होंगे, राइट विद द पेन, रिफिल द पेन और डिस्कार्ड द पेन. तो कुछ पेन है जो रिफिल नहीं होते तो उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, अदरवाइज हम पेन से राइट कर सकते हैं. सो राइट विद द पेन, सो यू कैन हैव राइट विद द पेन, refill the pen, discard the pen. So those all operations are there which are possible. ठीक है. So all those operations can be performed on a
pen. So any object is defined by a set of operations and set of functions जो उसके ऊपर हो सकते हैं, right? सो ये तो आपको समझ आया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब इससे पहले कि हम पाइथन में शुरू करें कि ऑब्जेक्ट्स बनाने कैसे हैं, क्लासेस बनाने कैसे हैं, फर्स्ट वी विल जस्ट डिस्कस द कंसेप्ट्स ऑफ OOPS। तो आपको ऑब्जेक्ट तो पता चल गया क्या होता है, पर जब आप प्रोग्रामिंग में एक्चुअली में ऑब्जेक्ट बनाते हो उससे पहले आपको बनानी पड़ती है क्लास। क्लास क्या होती है, ठीक है। हम अगर बोले फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, किसी भी लैंग्वेज को जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं, उसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। सो फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या होते हैं। सो फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके पास सबसे पहला फीचर आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं दो और फीचर्स, जिन्हें की डेटा हाइडिंग एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। सो वी हैव डेटा हाइडिंग एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। सो इनकैप्सुलेशन के ऊपर बेस्ड है डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद आपके पास इसमें एक फीचर है जिसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। देन वी हैव अनदर फीचर कॉल्ड इनहेरिटेंस, and then lastly we have the feature called multi-threading या फिर concurrency। so जिस लैंग्वेज में ये चारों फीचर्स हो उसको कहा जाता है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। so language having all the four features is your pure object oriented programming language, but the language having only the top three features is your ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो इसको जनरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें ये भी आ जाए वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाता है। अब इनका मतलब क्या है, देखो इनकैप्सुलेशन का मतलब है द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास। सो हम यहाँ पर एक क्लास कीवर्ड यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डेटा है या जो भी फंक्शंस हैं उनको एक सिंगल यूनिट में ग्रुप करेंगे। तो जो भी चीजें हमें एक ऑब्जेक्ट के रिलेशन में चाहिए, वी आर गोइंग टू ग्रुप दैट ऑल। हम उस सारे को ग्रुप करके एक सिंगल चीज बनाएंगे, ठीक है। उस चीज को क्लास कहेंगे और उस प्रोसीजर को, उस क्लास को बनाने के प्रोसीजर को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, wrapping up of data and functions to work upon that data in a single unit called class is encapsulation. So wrapping up of data, that means features, and functions, that means operations, to work upon the data in a single unit called class. So if we do this, this whole thing is termed to be इनकैप्सुलेशन, ठीक है। जब आप सीखोगे इनकैप्सुलेशन कैसे करना है, उसमें आप देखोगे कि हमारे पास जो डेटा है वो दो तरह का हो सकता है, प्राइवेट या पब्लिक। प्राइवेट मतलब कि वो सिर्फ क्लास के अंदर ही असेसेबल होगा, क्लास के बाहर से हम उसको कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते। सो वी कैन एक्सेस इट ओनली विद इन द क्लास, इट इज नॉट असेसेबल आउटसाइड द क्लास। इफ इट इज असेसेबल ओनली विद इन द क्लास, नॉट आउटसाइड, तो हम जिस चीज को प्राइवेट रख रहे हैं जो क्लास के अंदर यूज होगा वो हिडन हो गया। So keeping the data private in the class is the key for data hiding. So if you keep the data private in the class, it cannot be used anywhere else. It is said to be data hiding. Then we have data abstraction. Abstraction means giving an overview of something, hiding the details. Means I'm not going to give the complete details of something. I'm giving an overview of it. जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक रेक्टेंगल नाम की क्लास है, ठीक है। आप उसका ऑब्जेक्ट ले सकते हो और आप रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट के साथ r डॉट एरिया कॉल करोगे तो आपके पास एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आप पैरामीटर कॉल करोगे तो आपके पास पैरामीटर कैलकुलेट होके आ जाएगा। सो इफ आई डू लाइक दैट, ठीक है, तो वो चीज क्या हो जाएगी आपकी, दैट विल बी abstraction. You are not knowing कि मैंने अंदर कोड क्या लिखा है, आपको नहीं पता कि अंदर कोड क्या है, आपको सिर्फ ये पता है कि हमें कैसे लिखना है। सो इफ यू जस्ट लुक एट दैट, ठीक है, तो आप उस चीज को एब्स्ट्रैक्शन कह सकते हो। वी कैन कॉल इट एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो जब हम इसका आप प्रैक्टिकल करेंगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट अदरवाइज इसका मतलब है यही कि हम डेटा को प्राइवेट में रख सकते हैं सो दैट इट इज नॉट accessible outside the class, that's data hiding, and abstraction is giving an overview of something, hiding the details, right? Then comes a topic called polymorphism. Polymorphism का मतलब क्या होता है, when a single thing can behave in different ways। जब एक ही चीज मल्टीपल तरीके से काम कर सके
उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. इट कुड बी एन ऑपरेटर और इट कुड बी अ फंक्शन जो कि अलग अलग तरीके से कॉल हो सकता है, अलग अलग तरीके से रिजल्ट दे सकता है. सो उसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फ्रेंच वर्ड मेड अप ऑफ पॉली एंड मॉर्फिज्म. पॉली मीन्स many, morphism means forms. So when a single operator or a function behave in different ways depending upon different situation, that is called polymorphism. For example, Python में जब आप लिखते हो ABC plus XYZ, इट्स बोथ आर स्ट्रिंग्स, तो ये क्या करता है, ये प्लस का साइन आपका कंकैटिनेशन ऑपरेटर बन जाता है. ये दोनों वैल्यूज को ज्वाइन कर देता है. पर अगर यही चीज आप इंटिजर्स के साथ यूज कर रहे हो तो ये उनको ऐड कर देता है. सो व्हेन इट इज यूज्ड विद स्ट्रिंग्स इट विल कंकैटिनेट, व्हेन इट इज यूज्ड विद इंटिजर्स इट विल परफॉर्म एडिशन. सिमिलर वे मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो नॉर्मली क्या करता है, आपके पास मल्टीप्लाई करता है. ठीक है, सो वो आपके पास मल्टीप्लाई करके देता है. लेकिन अगर आप एक स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो रेप्लिकेट हो जाता है. सो दैट इज ऑल्सो पॉलीमॉर्फिज्म की सेम ऑपरेटर है लेकिन अलग तरीके से काम कर रहा है बेस्ड ऑन कि वो किस टाइप की वैल्यू पे काम कर रहा है, किस जेरा टाइप की वैल्यू पे वो काम कर रहा है, उसके बेसिस पे उसका जो काम है वो ही चेंज हो जाएगा. दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म. थर्ड फीचर होता है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मतलब है कि आप एक क्लास जो आपने बनाई हुई है उसी को यूज करके एक और क्लास बना रहे हो. जैसे कि आपने रेक्टेंगल क्लास बनाई, उस पर सब काम हुआ हुआ है, उसके मेजर एट्रीब्यूट्स थे लेंथ और ब्रेड्थ. लेटर ऑन आई रियलाइज कि हाइट और ऐड कर देते हैं, क्यूबॉइड बन जाएगा. तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इसका मेजर एडवांटेज है कि हमने भाई एक क्लास बनाई हुई है, उसी क्लास में कुछ और ऐड करेंगे तो न्यू क्लास बन जाएगी ऑल टुगेदर. तो वहां पर हम इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए यूज किया जाता है कि आपने एग्जिस्टिंग क्लास को यूज किया, उसमें कुछ फीचर्स और ऐड किए और आपके पास ऑल टुगेदर एक नई क्लास आ गई. ठीक है, उससे जो एग्जिस्टिंग क्लास है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो आपकी एग्जिस्टिंग क्लास एज इट इज रहेगी, एग्जिस्टिंग क्लास के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, एग्जिस्टिंग क्लास वैसी ही रहती है जैसी है. ठीक है, सो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. ये सब आपको समझ आएगा जब आप इनको प्रैक्टिकली करोगे. मल्टी थ्रेडिंग और कंकरेंसी का मतलब क्या है कि नॉर्मली जब एक फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, बाकी की एग्जीक्यूशन रुक जाती है. फिर वो फंक्शन जब खत्म होता है तो वापस जहां पे एग्जीक्यूशन रुकी थी वहां से शुरू हो जाती है. पर हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसे रुके नहीं, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन हो, एक से ज्यादा फंक्शंस एक साथ काम कर रहे हो. तो इफ यू वांट एक से ज्यादा फंक्शंस एक साथ काम कर रहे हो, उस चीज को कंकरेंसी या मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं. प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आपको अलाउ करती हैं वो अचीव करने के लिए. ठीक है, सो ये तो थे बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. अब हम जो करेंगे वो है कि इन फीचर्स को पाइथन में इम्प्लीमेंट कैसे करना है. सो पाइथन में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दैट इज योर नेक्स्ट थिंग. सो सबसे पहला काम उसमें होगा हाउ टू क्रिएट दी क्लासेस. बट आई होप यहाँ से आपको बेसिक आइडिया हो गया है कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं. ये सब कुछ हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में नहीं होता. सो वहां पर आपका काम होता है टास्क पे फोकस करो. सो सबसे बड़ा डिफरेंस प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि प्रोसीजरल लैंग्वेज फोकसेस ऑन द टास्क, whereas object oriented language जो होती है it focuses on your डेटा. सो हमारा डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा को मैनेज करते हुए हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जबकि प्रोसीजरल में बस काम होना चाहिए जैसे मर्जी हो. दूसरा जो प्रोसीजरल है उसे हम कहते हैं कि इट फॉलोज अ टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है कि हम पूरा बड़ा जो प्रोग्राम है वहीं से ही काम शुरू कर देते हैं, सोचते जाते हैं कि इसको और कैसे सॉल्व होगा, फिर डिवाइड करते जाते हैं नीचे टास्क में. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो अप्रोच होती है वो होती है बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है कि आप शुरू करते हो पहले छोटे छोटे टास्क से. छोटे टास्क को पहले डिफाइन करो. जब हम छोटे छोटे टास्क डिफाइन कर देते हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको मिलाकर हम बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो वी यूज छोटे टास्क और उन छोटे छोटे टास्क को मिलाकर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड bottom up approach, right? So that is the major difference between procedural and object oriented programming. Fine, I hope it's clear to every one of you.